स्टार्ट सर। भगवान भाई नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस फेसबुक वेबिनार में। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग एक बार पुनः आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं सभी जो सेब उगाने वाले हमारे बागवान भाई हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं या उत्तराखंड से हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस फेसबुक वेबिनार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम समय समय पर क्रॉप स्टेज में सेब की आप लोगों के बीच में लाइव आते हैं और उस समय की क्या समस्याएं हैं, क्या बेहतर हम कर सकते हैं, और आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनको हम लेते हैं और यहाँ एक चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में एक बार फिर हम लोग आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। हम सभी जानते हैं कि यह समय पोस्ट हार्वेस्ट का है, यानी तकरीबन हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में ऑलमोस्ट सेब की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। कुछ हाइट वाले एरिया बचे हैं जहां पर अभी मैं की आवाज चली गई तो हार्वेस्टिंग जो लोअर हाइट है, चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं कि सेब की तुड़ाई के बाद क्या बेहतर हम कर सकते हैं कि अगले साल जो हमारे पास फसल आए, जो अगले साल क्रॉप आए, वो बेहतर आए। पौधों का स्वास्थ्य कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि अगर ये सीजन देखें तो ये सीजन में बहुत ही उतार चढ़ाव रहे हैं। शुरुआत में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, सेटिंग हुई, देन जून में आकर के बरसातें शुरू हुई और तकरीबन सभी एरियो में जहां भी सेब उगाया जाता है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सभी एरियो में इस बार बरसात बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं बगीचों में आई हैं। लगातार 3 से 4 महीने तक नमी बने रहने के कारण बगीचों के अंदर रोग बीमारियों का प्रकोप बहुत अधिक देखा गया। और मैं अगर शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ काफ़ी बगीचों में अर्ली लीफ फॉल हो गया है। अभी लास्ट वीक मैं कुल्लू था तो वहाँ अलग तरह की समस्या है। वहाँ लीफ फॉल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, फ्लैश फ्लड्स आए हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो रास्ते हैं उनका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा रहा है। तो जो भी हार्वेस्टिंग हुई है वो समय पर मार्केट में नहीं पहुँच पाई। उसकी वजह से लेट हार्वेस्टिंग, यानी और लेट हार्वेस्टिंग की वजह से ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और रास्ते बंद होने की वजह से सही समय पर माल नहीं पहुंचने के कारण जो क्वालिटी में प्रॉब्लम आई है सेब की, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस इस बार बहुत कम मिला है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी फ्लैश फ्लड और हमने देखा काफ़ी बड़े पैमाने पर। तो ये अगर ओवरऑल देखें तो ये साल बड़ा उतार चढ़ाव बड़ा रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी, क्योंकि हम लोग सेब एक ऐसी फसल है जो बहुवर्षीय फसल है, यानी कि एक बार पौधा लगाने के बाद कई वर्षों तक लगातार हम उससे सेब लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेब के पौधे का स्वास्थ्य है वो बहुत मायने रखता है, मैटर करता है, ताकि हर साल हम अच्छी फसल की पैदावार ले सकें। तो इसी क्रम में समय विपरीत है, लेकिन फिर भी हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस साल ताकि अगले साल हमारे पास अच्छी फसल आए। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन परिस्थितियों के हिसाब से कैसे हो, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं जो इस समय जरूरी हैं पौधे के लिए, उनका अगर हम सही से मैनेजमेंट करें तो किस प्रकार से हम आगे बेहतर कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्रीमान संजय बिरादर जी हैं। आप ICL इंडिया के चीफ एग्रोनॉमिस्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। और हमारे साथ श्रीमान GP शर्मा जी हैं। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, आप हमारे जोनल मैनेजर हैं। आपका भी स्वागत है सर।
और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मिस्टर फिरोज शाह जी हैं। आप जम्मू कश्मीर देखते हैं, तो फिरोज शाह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारी बैकएंड टीम जो टेक्निकल हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, मिस्टर सूरज जी हैं। तो सूरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। धन्यवाद मयंक जी तथा यहाँ पे उपस्थित आदरणीय हमारे शर्मा जी और जम्मू कश्मीर से यहाँ इस वेबिनार में खास तौर से आने वाले हमारे फिरोज भाई और सुरेश शेंगे जी। सबसे पहले किसान भाइयों को आईसीएल की तरफ से मेरा नमस्कार, और इस वेबिनार में सभी किसान भाइयों का मैं आईसीएल की तरफ से आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। और जैसे कि अभी मयंक जी ने बताया कि आफ्टर हार्वेस्ट जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है वो इस वेबिनार के द्वारा आपके सामने रखा जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम आफ्टर हार्वेस्ट यानी कि पूरा बगीचा हार्वेस्ट होने के बाद से लेके नया लीफ इनिशिएशन होने तक की अवस्था तक का जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा ओवरऑल क्वालिटी तथा ओवरऑल ग्रोथ तथा ओवरऑल बगीचे का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर करने वाला जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो खास करके आफ्टर हार्वेस्ट वाला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। और इस दौरान अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जिन अन्न द्रव्यों की खास करके आवश्यकता होती है उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, जिसमें नाइट्रोजन खास करके जो भी प्रोडक्टिविटी के लिए जो रिजर्व तैयार करना होता है पौधे के अंदर और जो नई ग्रोथ फिर से निकालने की आवश्यकता होती है उसके लिए आवश्यक नाइट्रोजन अगर हम इस पीरियड के दौरान दें तो उसका आगे चल के जो बगीचा है वो अच्छे तरह से फ्लश होता है। उसी के साथ साथ जो फास्फोरस है वो खास करके बड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ नए रूट डेवलपमेंट और नई जिसको कहें पेशियों की निर्माण के लिए ये फास्फोरस खास करके वहाँ पे आवश्यक होता है। पोटैश अगर हम देखेंगे तो खास करके जो पानी के लेवल्स है जड़ों से लेके ओवरऑल पौधे के अंदर जो आगे चल के डिसीज पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए या वातावरण में जो भी अलग अलग विपरीत परिस्थितियां होती है उनसे लड़ने की क्षमता सही तरीके से रखने के लिए पोटैश का लेवल पूरे पौधे के अंदर सही तरीके से करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पोटैश ये क्वालिटी एलिमेंट बोला गया है और खास करके जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने के लिए इस पोटैश की आवश्यकता खास करके होती है। कैल्शियम को अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम जो रूट टिप है नए जड़ों के ऊपर नई रूट टिप निकालने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसी के साथ साथ जो हेल्दी ग्रोथ जिसको हम कहते हैं कैल्शियम के साथ में बोरॉन जो हमें वहाँ पे मिलता है जिसके माध्यम से आगे चल के हमें नंबर ऑफ फ्रूट्स तथा जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा परिणाम करने वाला ये कैल्शियम एलिमेंट है। मैग्नीशियम ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के ऊपर ज़्यादा अंकुश रखने वाला न्यूट्रिएंट है जो ज़्यादा गति से फोटोसिंथेसिस करके ज़्यादा अपटेक कराने में मदद करता है। और जो जिंक है वो खास करके नए पत्ते तथा नए बर्ड्स इनको डेवलप कराने में जिंक मदद करता है। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स रेस्ट पीरियड के दौरान यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद से लेके नया फ्लश आने तक की अवस्था तक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश के साथ में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर जिंक, ये सारे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर नाइट्रोजन की बात हम करेंगे तो नाइट्रोजन जो नाइट्रेट स्वरूप में नाइट्रोजन होता है या अमोनिकल स्वरूप में नाइट्रोजन होता है या अमाइड स्वरूप के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इमीडिएट अवेलेबिलिटी के हिसाब से और नाइट्रोजन के रिजर्व
पूरे पौधे के अंदर तैयार करने के हिसाब से नाइट्रेट नाइट्रोजन इस दौरान ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी के लिए अगर नाइट्रोजन वातावरण में उपलब्धि उसकी ज्यादा हो रही है तो इस समय हमें नाइट्रोजन को रोकना पड़ेगा, और अगर नाइट्रोजन की उपलब्धता बहुत कम हो रही है तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन की उपलब्धता हमें नाइट्रेट स्वरूप वाले नाइट्रोजन के खादों के माध्यम से वहां पे नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी। और ये नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट हमें जो फिजिकल ग्रोथ हमें दिखती है या वातावरण के अंदर जो भी वहां पे फिलहाल जो भी वातावरण उस दौरान रहेगा पहले 15 या 20 दिन के भीतर, उस वातावरण के ऊपर निर्भर करता है कि नाइट्रेट नाइट्रोजन की उपलब्धि करनी है या वातावरण से जो नाइट्रोजन उपलब्ध हो रहा है उस नाइट्रोजन की उपलब्धि को हमें रोकना है। इस प्रकार से हमें नाइट्रोजन का जो प्रोग्राम है इस तरह से हमें निर्भर करना पड़ेगा या उस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। जब हम फास्फोरस की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पूरा ऊर्जा तैयार करने वाला एलिमेंट, यानी कि एडीपी एटीपी ऊर्जा अगर कोई न्यूट्रिएंट तैयार करता है तो वो करता है फास्फोरस। और जो भी ऊर्जा का लॉस हुआ होता है आफ्टर हार्वेस्ट पौधे के अंदर, वो सारी ऊर्जा फिर से पौधे में लाने का काम करता है ये फास्फोरस। इसलिए आफ्टर हार्वेस्ट ये फास्फोरस एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये खास करके उस ऊर्जा संचयन के लिए, साथ ही साथ जड़ों का निर्माण, नई जड़ों का निर्माण वहाँ पे करने के लिए। और नई जड़ों का निर्माण करने के बाद में जो भी अपटेक होगा या जो भी फ्रूटिंग ब्रांचेस है, उस फ्रूटिंग ब्रांचेस के अंदर फास्फोरस के लेवल्स बनाए रखने में ये फास्फोरस वहाँ पे काम में आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि फास्फोरस की मोबिलिटी जमीन से ज्यादा पौधे में अच्छी होती है। जमीन के अंदर अगर फास्फोरस पौधे के जड़ों से थोड़ा सा भी दूर, यानी कि 3-4 इंच से ज्यादा दूर अगर गिरता है तो उस फास्फोरस की अवेलेबिलिटी, खास करके जहाँ पे भी जमीन का पीएच ज्यादा है या जहाँ पे भी जमीन का पीएच कम है, उन परिस्थितियों में वहाँ पे इस फास्फोरस का फिक्सेशन आइदर कैल्शियम के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में या जस्ता के साथ में, और अगर पीएच कम है तो एल्यूमिनियम के साथ में उस फास्फोरस का फिक्सेशन खास करके होता है। इसलिए इन परिस्थितियों में छिड़काव के माध्यम से अगर फास्फोरस हम देंगे तो ज़्यादा रिजर्व जो है हमारे पौधे के अंदर फास्फोरस के वहाँ पे बने रहेंगे। साथ ही साथ जमीन के अंदर से भी फास्फोरस हम देंगे, थोड़ा सा जड़ों के पास में अगर हम उसको देंगे तो खास करके इस फास्फोरस के माध्यम से जो भी ऊर्जा संचयन का काम तथा जड़ों के विकास का काम ये फास्फोरस करने में मदद करेगा। और आने वाले समय में जो बड इनिशिएशन करने वाली जो भी ब्रांचेस है उसके अंदर इस फास्फोरस की अवेलेबिलिटी अगर सही रहेगी तो अच्छी तरह से वहाँ पे बड इनिशिएशन होगा। इसलिए खास करके इस फास्फोरस के तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद में मेजर न्यूट्रिएंट के अंदर जो पोटैश है, ये पोटैश आगे चल के वैसे देखा जाए तो साइज, कलर और फ्लेवर के ऊपर परिणाम करता है, बट जो पौधे की डिसीज, पेस्ट तथा वातावरण के अंदर जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उससे लड़ने की ताकत अगर बढ़ाना है तो उसमें खास करके पानी का लेवल जड़ों से लेके टिप तक सही तरीके से बनाए रखने का काम, तथा जो भी पानी का इम्बैलेंस बिफोर हार्वेस्ट के बाद में, जो आफ्टर हार्वेस्ट के बाद में जो पानी का इम्बैलेंस पूरे पौधे में होता है, वो पूरा बैलेंस बनाने का काम ये पोटैश करता है। और यही कारण है कि पोटैश हमें इस पीरियड के अंदर वहाँ पे देने की आवश्यकता है। कुछ लोग ज्यादा पोटैश देने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बहुत कम मात्रा में पोटैश देते हैं, बट इसमें यही कहूंगा कि नाइट्रोजन और पोटैश का रेशियो हमें सही तरीके से वहाँ पे बैलेंस बना के चलना है। जब कभी भी नाइट्रोजन 1% में दे रहे हैं तो 3% के अंदर पोटैश वहाँ पे देना है, यानी कि 1:3 का रेशियो हमें नाइट्रोजन और पोटैश के अंदर हम रखेंगे तो वहाँ पे कायिक वृद्धि तथा रिप्रोडक्टिव वृद्धि के अंदर हमें सही तरीके से बैलेंस बनाने में वहाँ पे मदद होगी। इसलिए उसका बेस जो है वो खास करके आफ्टर हार्वेस्ट के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर जो पोटैश के लेवल्स है वो अगर सही तरीके से बनाए रखेंगे तो वहाँ हमें खास करके जो कैल्शियम अपटेक है वो कैल्शियम अपटेक के ऊपर, ये ज़्यादा पोटैश अगर हम देते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम अपटेक नहीं होता है, और अगर बहुत कम पोटैश देते हैं तो वहाँ पे सही तरीके से
नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी तथा पानी का इम्बैलेंस वहां पे तैयार होता है। इसलिए जितनी मात्रा में पोटैश चाहिए उतनी मात्रा में अगर पोटैश हम देते हैं तो ये पोटैश कैल्शियम का अपटेक वहां पे सही करने में मदद करता है। इसलिए जो भी पोटैश हम दे रहे हैं वो एमओपी वाला पोटैश या फिर एसओपी वाला पोटैश ना देके जिस खाद के माध्यम से ये पोटैश की अवेलेबिलिटी K2O के फॉर्म में है उस खाद के माध्यम से इस पोटैश की अवेलेबिलिटी वहां पे करने की आवश्यकता है। फिर आते हैं हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, और इन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई न्यूट्रिएंट है जो खास करके आफ्टर हार्वेस्ट में हमें ध्यान रखना है, वो है कैल्शियम। और आप सभी को पता है कि कैल्शियम जमीन के अंदर से मॉडरेटली मोबाइल है और पौधे के अंदर हम देखेंगे तो कैल्शियम इमोबाइल है। इसलिए जितना अच्छी तरह से कैल्शियम का मैनेजमेंट हम इस आफ्टर हार्वेस्ट के पीरियड में करेंगे उतना ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी हमें खास करके इस कैल्शियम का सही एप्लीकेशन करने के कारण हमें वहाँ पे मिलेगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होगा बाद में इस पीरियड के बाद में उतना ज़्यादा कैल्शियम खास करके लीफ के अंदर जाएगा। जितना सही तरीके से कैल्शियम और कैल्शियम का लेवल हम बनाए रखेंगे उतना सही तरीके से वहाँ पे कायिक वृद्धि तथा रिप्रोडक्टिव वृद्धि इसके अंदर हमें सही तरीके से बैलेंस बनाने के लिए ये कैल्शियम खास करके वहाँ पे काम में आएगा। और ये कैल्शियम जो भी नई जड़ें विकसित हुई है उन जड़ों के ऊपर रूट कैप बनाने के लिए खास करके इम्पोर्टेंट होगा। और ये रूट कैप जो भी बाकी न्यूट्रिएंट है उनका एब्सॉर्प्शन करने में वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसी के कारण कैल्शियम हमें इस पीरियड के अंदर यानी कि आफ्टर हार्वेस्ट पीरियड के अंदर हमें कैल्शियम का मैनेजमेंट खास करके एप्पल के ऑर्चर्ड्स में करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हार्ड प्रूनिंग करते हैं और ये हार्ड प्रूनिंग करने के कारण ये कैल्शियम का अपटेक जो है वो वहाँ पे कम होता है। और ये कैल्शियम का अपटेक कम अगर होता है इसलिए जब कभी भी प्रूनिंग करेंगे उस दौरान खास करके इसका ध्यान रखें कि हार्ड प्रूनिंग ज़्यादा ना करें। और उसी के साथ साथ पोटैश के लेवल्स तथा नाइट्रोजन के लेवल्स जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना कैल्शियम की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कम होगी। और अगर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम होगी तो वहाँ पे बोरॉन की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी। इसीलिए आगे चल के जो भी नंबर ऑफ फ्रूट्स या फ्रूट डेवलपमेंट या जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमें वहाँ पे नहीं मिलेगी। इसीलिए खास करके इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर, और इस पीरियड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो है जिंक। और ये जिंक जो भी जिसको हम कहेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस पौधे के अंदर हार्वेस्टिंग के दौरान या हार्वेस्टिंग के बाद में होता है उसको जो हार्मोनल बैलेंस है वो हार्मोनल बैलेंस अगर सही तरीके से बनाना है और जो भी नेचुरल ग्रोथ है अपने एप्पल के पौधे की वो नेचुरल ग्रोथ अगर कराना है तो हमें खास करके जिंक इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ खास करके ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये शूट इलांगेशन के लिए बाद में काम आता है तथा जो भी हार्मोनल बैलेंस है या जो भी ऑक्सीजन सिक्रेशन है वो सारा कुछ करने का काम अगर कोई न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर करता है तो वो करता है जिंक। और ये जिंक हमेशा चिलेटेड स्वरूप में छिड़काव के माध्यम से देने की आवश्यकता है। और सस्पेंशन वाला जिंक खास करके ड्रिप के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से हमें देने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि ये जिंक जिसको हम कहेंगे कि इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करके शूट इलांगेशन करने में मदद करता है। आगे जाके जो पत्तों का आकार है वो पत्तों का आकार सही तरीके से रखने के लिए मदद करेगा। और उसी के साथ साथ जो भी हार्मोनल बैलेंस है वो हार्मोनल बैलेंस सही तरीके से बनाए रखने में मदद करेगा। और यही कारण है कि ये खास करके आफ्टर हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब कभी भी इनिशियल अवस्था में इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट अगर आपने जिंक का एप्लीकेशन वहाँ पे करेंगे छिड़काव के माध्यम से तो ये जिंक की अवेलेबिलिटी वहाँ पे इमीडिएटली वहाँ पे होगी और जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस फिर से तैयार होगा। और आगे चल के जो भी नए लीफ नया शूट तथा नए बर्ड्स वहाँ पे सही तरीके से
वहाँ पे डेवलप होने में मदद होगा। और यही कारण है कि जिंक बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस पीरियड के दौरान। इसलिए अगर आपने देखा कि मेजर न्यूट्रिएंट्स के अंदर नाइट्रोजन, पोटैश और साथ में फास्फोरस, उसी के साथ साथ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर जिंक, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता खास करके आफ्टर हार्वेस्ट हमें वहाँ पे इनिशियली 15 से 20 दिन के भीतर अगर हम करते हैं तो हमें अच्छी ग्रोथ या नया सीजन जो है सही तरीके से अच्छा मिलेगा। इसलिए आईसीएल ने जो खाद बनाए हैं आफ्टर हार्वेस्ट, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, उसमें भी खास करके जो पोटैश, उसी के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और साथ में सल्फर भी उसके अंदर दिया गया है। ऐसा 4-in-1 फर्टिलाइजर, पॉलीसल्फेट जिसको हम कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर। और ये पॉलीसल्फेट जो खाद है दुनिया के अंदर सबसे पहले लाने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो आईसीएल। इंग्लैंड के जो बॉल्बी माइन है, इस बॉल्बी माइन के अंदर 1200 मीटर नीचे जाने के बाद में जो सल्फेट वाला रॉक मिलता है, उस रॉक के अंदर नेचुरली कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटैश, ये चारों न्यूट्रिएंट होने के कारण इस खाद को हम कहते हैं 4-in-1 फर्टिलाइजर, जो पॉलीसल्फेट के नाम से जाना जाता है। और ये पॉलीसल्फेट पाउडर स्वरूप में जो आता है उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, और जो ग्रैनुलर आता है उसको हम कहते हैं प्रीमियम। और इन दोनों के अंदर जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो समान है। सबसे पहले सल्फर के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर का जो सल्फर है वो 17.5%। बट इसके अंदर का सल्फर अगर आपने आईसीएल के किसी भी ग्लोबल वेबसाइट पे जाके अगर देखा, और उसके अंदर जो SO3- वाला जो सल्फर है वो लगभग आपको 48.5% वाला सल्फर, अवेलेबल सल्फर इसके अंदर आपको मिलेगा। यानी कि इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल सल्फर देने वाला आज की तारीख में और कोई खाद नहीं है। उसी के साथ साथ पोटैश जो है, K2O वाला पोटैश 12.5%, यानी कि क्लोराइड फ्री पोटैश। उसी के साथ साथ जिसको हम कहेंगे कि पोटैश की उपलब्धता ऑर्गेनिक स्वरूप में कराने वाला पोटैश, ये पोटैश इसके अंदर होने के कारण पोटैश की अवेलेबिलिटी, जो पानी का बैलेंस है उसको करने के लिए खास करके, और जो रोग प्रतिकार शक्ति है उसके लिए, तथा जो आखिरी समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी लाने के लिए जो पोटैश है वो पोटैश इसके अंदर दिया गया है। और इसके अंदर जो मैग्नीशियम, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर असर करता है और अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट के ऊपर सारा अंकुश रखता है, ये मैग्नीशियम इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में 5%, और जो कैल्शियम है वो कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में 15%। और अगर इन सारों को इकट्ठा करेंगे तो लगभग 80% न्यूट्रिएंट देने वाला ये खाद है, जिसको हम कहते हैं 4-in-1 फर्टिलाइजर पॉलीसल्फेट। और ये क्लोराइड फ्री होने के कारण बाकी म्यूरेट ऑफ पोटैश या सल्फेट ऑफ पोटैश की तुलना में इसमें का जो पोटैश है वो ज़्यादा क्वालिटी पोटैश आपको मिलेगा, ऑक्साइड वाला। ऑक्सीजन जीवाणु लेगा और पोटैश पौधे को उपलब्ध कराएगा। और सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर के SO3- के अंदर सल्फर, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में कैल्शियम, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक स्वरूप में, नेचुरल स्वरूप में, अवेलेबल स्वरूप में आपको इस पॉलीसल्फेट खाद में से मिलते हैं। उसी के साथ साथ पॉलीसल्फेट खाद का जो कार्बन का उत्सर्जन है, जब हम ये खाद खेत के अंदर डालते हैं और उस खाद के कारण जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, वो कार्बन का उत्सर्जन बाकी अन्य खादों की तुलना में बहुत कम मात्रा में, यानी कि ना के बराबर इस खाद के माध्यम से होता है। और यही कारण है कि ये वातावरण के लिए, हमारे नेचुरल या ऑर्गेनिक एप्पल का प्रोडक्शन करने के लिए और हमारे ज़मीन को सही तरीके से सुधारने के लिए ये खाद खास करके हमें मदद करता है। जो भी आज ज़्यादा बढ़ते जा रहा हो पीएच है, या जो भी आज अपटेक की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को ये पॉलीसल्फेट वहाँ पे खास करके सुलझाने का काम करता है और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा कराने का काम करता है। और इसके कारण इसका विपरीत परिणाम आपको ना ज़मीन के ऊपर देखने को मिलेगा, ना पौधे के ऊपर मिलेगा, या वातावरण के ऊपर मिलेगा। जो भी परिणाम होगा इस खाद का, वो सबसे अच्छा परिणाम हमारे जमीन के ऊपर, वातावरण के ऊपर तथा पौधे के ऊपर दिखाई देगा। उसी के साथ साथ इस खाद का क्षारता निर्देशांक बाकी अन्य खादों की तुलना में बहुत कम होने के कारण और इसके अंदर क्लोराइड ना के बराबर होने के कारण हमें यह खाद
वातावरण के लिए, पौधे के लिए और जमीन के लिए सुरक्षित खाद माना गया है। और खास करके एप्पल में ऑर्गेनिक एप्पल प्रोडक्शन के लिए भी ये खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। जमीन में से देने के बावजूद 90% अवेलेबिलिटी कराने वाला ये खाद है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी कहते हैं या जो फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी कहते हैं, वो जमीन में से देने के बावजूद भी हमें 90% न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इसी सीजन के अंदर वहाँ पे हमें होती है, और जो बाकी बचता है वो नेक्स्ट सीजन के अंदर हमें 10% अवेलेबिलिटी वहाँ पे होने में मदद होती है। और बाकी खादों की तुलना में अगर हम देखेंगे कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक अब हमें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होते हुए दिखाई देती है। इसलिए ज़मीन में से देने के बावजूद 90% फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी देने वाला एकमात्र खाद आज की तारीख में अगर कोई है तो वो है पॉलीसल्फेट, और जिसको सबसे पहले दुनिया के अंदर लाने का दायित्व अगर किसी के ऊपर जाता है तो वो जाता है एसिल के ऊपर। इस खाद को जैसे कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देने वाली जितनी भी यंत्रणाएं हैं उसमें उमरी, FIBL, इन्फोएक्सजेन, OF&G, इन सारी संस्थाओं ने इस खाद को खास करके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया है। और यही कारण है कि ये खाद रेस्ट पीरियड के अंदर या आफ्टर हार्वेस्ट हमें वहाँ पे एप्पल के ऑर्चर्ड्स में खास करके 500 ग्राम्स प्रति पौधा के रूप में वहाँ पे देने की आवश्यकता है। और जहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, उस हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर 50 ग्राम पर प्लांट भी हम वहाँ पे देके जो भी रिक्वायरमेंट है पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर की, इसमें का कैल्शियम जैसे मैंने बोला कि ये किसी के साथ भी फिक्स नहीं होता, इसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट कंपैटिबल न्यूट्रिएंट है। और यही कारण है कि जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है पॉलीसल्फेट की वो 90% की अवेलेबिलिटी है। ना ये जमीन में डालने के बाद में लीचिंग होता है, ना वोलेटाइजेशन होता है, ना फिक्सेशन होता है। और यही कारण है कि ये सारे न्यूट्रिएंट 90% वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा फर्टिगेशन के या ड्रेंचिंग के माध्यम से जो भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी करानी है। खास करके बहुत सारे लोग ICL की जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं ऑल इन वन टैंक, यानी कि ये जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज है खास करके कैल्शियम के फास्फोरस के साथ में, जस्ता के फास्फोरस के साथ में, ये सारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज ICL के जितने भी घुलनशील खाद है उन घुलनशील खादों के अंदर ICL ने पूरा वहाँ पे उसके ऊपर काम करके ये कंपैटिबल फर्टिलाइजर्स ICL ने दिए हैं जिसको हम कहते हैं पीक एसिड टेक्नोलॉजी। यानी कि कोई भी खाद जब ICL का आप अपने खुद के पानी के अंदर मिलाते हो तो आर पार दिखने वाला सोल्यूशन, यानी कि बहुत ही पतला सोल्यूशन हमें मिलता है, और उसके माध्यम से हमें खाद की इफिशियंसी जो है ओवर एंड अबव 90% से ज़्यादा मिलती है। और वही बाकी अन्य खादों के, अन्य कंपनियों के खादों के साथ में आप अगर पानी के अंदर उसका घोल बनाएंगे तो खास करके हमें उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं दिखाई देती है। और यही कारण है कि ICL की पीक एसिड टेक्नोलॉजी तथा फर्टिफ्लो टेक्नोलॉजी खास करके न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी या फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रही है। इस पीरियड के लिए जो खाद बनाया है कैल्शियम नाइट्रेट के लिए अलग से जिसको हम कहेंगे कि ज़्यादा कैल्शियम की अवेलेबिलिटी और उसी के साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट की तुलना में ज़्यादा इफिशियंसी और कैल्शियम नाइट्रेट की तुलना में कम मात्रा में क्षारता निर्देशांक रहने वाला जो खाद है वो खाद 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसके अंदर सारे सूक्ष्म तत्व इस खाद के अंदर दिए गए हैं, और इसी को कहते हैं यूनिक फर्टिफ्लो लो पीएच वाला खाद। इस खाद के अंदर 12% नाइट्रेट नाइट्रोजन, 6% फास्फोरस, 22% पोटैश और 12% इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में, और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अंदर चिलेटेड स्वरूप में, यानी कि जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अंदर चिलेटेड स्वरूप में दिए हैं। यानी कि सारे न्यूट्रिएंट चिलेटेड, माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड स्वरूप में, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में, और साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, और ये सारे एक दूसरे के साथ में हमें कंपैटिबल यानी कि सुसंगत दिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो रेशियो है NPK और कैल्शियम का वो रेशियो 2:1:4:2 ये होने के कारण, और इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में होने के कारण हमें खास करके कैल्शियम की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा कराने में मदद होती है। थोड़ा सा कैल्शियम
नाइट्रोजन लेके जाएगा ऊपर, थोड़ा सा फास्फोरस, थोड़ा सा पोटैश और थोड़ा सा सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट ऊपर लेके जाएंगे। अगर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रेट नाइट्रोजन 24 घंटे के अंदर ऊपर जाएगा, कैल्शियम नीचे ही रहेगा और वो कैल्शियम वहाँ पे जमीन के अंदर फास्फोरस अगर होगा तो उस फास्फोरस के साथ में उसका फिक्सेशन होगा। इसलिए उसकी तुलना में ज़्यादा इफिशियंसी और ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कराने वाला ये 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड ये खाद। अब आते हैं छिड़काव वाले खादों के ऊपर, जो आईसी लीफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईसीएल टेकलीफ के टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसके अंदर 2 टेक्नोलॉजी हमने एक साथ दी है। उसमें पहली टेक्नोलॉजी है डीपीआई टेक्नोलॉजी, यानी कि डबल पावर इम्पैक्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा माइक्रो एनपीके के साथ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने उसके अंदर दिए हैं, और साथ ही साथ जो फास्ट एक्टिंग जो फोलियर फर्टिलाइजेशन है, इमीडिएटली वहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो कराने का जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कहते हैं डीपीआई टेक्नोलॉजी। और दूसरी M77 टेक्नोलॉजी इस छिड़काव वाले खादों के अंदर हमने दिया है। और इस M77 यानी कि जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अंदर हमने दिए हैं वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड स्वरूप में, साथ ही साथ विटामिन और एडिशनल मिनरल्स इसके अंदर हमने दिए हैं, जो ज़्यादा छिड़काव को और ज़्यादा कारगर सिद्ध करता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उस रेट को बढ़ा के, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन क्षमता बढ़ा के वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करने में ये डीपीआई और M77 टेक्नोलॉजी काम में आती है। उसी के साथ साथ जो अबायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस है उनसे लड़ने की क्षमता खास करके इस छिड़काव वाले खादों के माध्यम से है हम वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो ट्रेस एलिमेंट है उन ट्रेस एलिमेंट की भी अवेलेबिलिटी इन छिड़काव वाले खादों के माध्यम से वहाँ पे होती है। और ग्रोथ एनहांसर्स यानी कि इसके अंदर जो विटामिन्स है या जो भी इसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स है उसके माध्यम से हमें खास करके सही प्रकार से जो वेजिटेटिव ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसमें सही प्रकार से वहाँ पे बैलेंस हमें लाने में ये मदद होता है। जैसे कि ये डीपीआई टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे पहले जो मैंने कहा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि जो ट्रांसपीरेशन रेट है वो रेट बढ़ा के क्लोरोफिल लेवल बढ़ाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर के जो बायोस्टिमुलेंट्स है वो बायोस्टिमुलेंट ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एसिमिलेशन करने में वहाँ पे मदद करता है। इसी के साथ साथ जो क्लोरोफिल लेवल्स है उसको बढ़ा के लीफ वेट और लीफ पत्तों का आकार और पत्तों का साइज बढ़ाने में मदद करता है। और ये डीपीआई टेक्नोलॉजी से बने हुए जितने भी खाद है उन खादों का जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है लगभग 10 दिनों तक वहाँ पे होते रहती है। और यही कारण है कि इसके माध्यम से किया गया छिड़काव ज़्यादा असरदार होता है। और जो M77 टेक्नोलॉजी है, इस M77 टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट चिलेटेड स्वरूप में, उसी के साथ साथ विटामिन और इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ाने में, यानी कि कुछ काम फोटोसिंथेसिस के ऊपर और कुछ काम मेटाबॉलिज्म के ऊपर करके ज़्यादा अपटेक जो है वो बढ़ा के स्ट्रेस और बाकी अबायोटिक स्ट्रेस जो भी आ रहे हैं उसको सही तरीके से मैनेज करने में ये छिड़काव वाले खाद वहाँ पे बहुत ही मायने रखते हैं। और यही टेक्नोलॉजी आईसीएल ने सबसे पहले लॉन्च की हिमाचल के अंदर। और इसका जो F3 सर्फ एक्टिव टेक्नोलॉजी इसके अंदर वो जो भी आपने छिड़काव किया है वो छिड़काव ज़्यादा से ज़्यादा असरदार हो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, और छिड़काव के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है या न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले। इसके लिए F3 सर्फ एक्टिव टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर दी गई है। और यही कारण है कि बाकी अन्य छिड़काव वाले खादों की तुलना में या जितने भी जेनेरिक खाद है उन जेनेरिक खादों की तुलना में छिड़काव के माध्यम से ज़्यादा असरदार छिड़काव करने के लिए आईसीएल द्वारा ये टेक्नोलॉजी के तहत आपको अलग अलग प्रकार के छिड़काव वाले खाद यहाँ पे उपलब्ध किए हैं। और यही कारण है कि ये डीपीआई टेक्नोलॉजी और M77 टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर तथा इंडिया के अंदर आईसीएल द्वारा सबसे पहले लाई गई। जो खाद हमने छिड़काव वाले टेक्नोलॉजी के अंदर लाए हैं उस खाद का नाम है टेकलीफ हाई एन, यानी कि 31% नाइट्रोजन, 11% फास्फोरस और 11% पोटैश। और इसके अंदर सारे जो
ट्रेस एलिमेंट है वो भी हमने देने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये खाद जो बना है वो मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ में बना हुआ खाद है। एनपीके का सही बैलेंस उसमें दिया है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसके अंदर खास करके जो भी अवेलेबल स्वरूप में वहाँ पे हो सकते हैं उस स्वरूप में माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर दिए हैं। जो स्ट्रेस कंडीशन है या पुअर कंडीशंस होती हैं जैसे कि कोल्ड कंडीशंस, हॉट कंडीशंस, वेट कंडीशंस, इन सारे कंडीशंस के अंदर इसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है और इसके अंदर का नाइट्रोजन जो है वो आपको इमीडिएटली अवेलेबल करके ज़्यादा से ज़्यादा जो फोलिएज है वो फोलिएज बनाने में मदद में आता है। और यही कारण है कि ये खाद हाई नाइट्रोजन के साथ में 31% नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन आता है टोटल वो आता है 31%, फॉस्फोरस 11%, पोटैश 11%, उसी के साथ साथ बोरॉन 0.03%, कॉपर 0.07%, फेरस 0.14%, मैंगनीज 0.07, मोलिब्डेनम 0.001 और जिंक 0.07%, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसके अंदर दिए हैं। उसके बाद में छिड़काव के लिए जो जिंक है वो जिंक भी आईसीएल द्वारा उपस्थित किया गया है, जिंक सेलेक्ट जिंक ईडीटीए के रूप में। जो जिंक ज्यादातर हार्मोनल बैलेंस तथा जिब्रेलिक एसिड का निर्माण तथा साइटोकाइनिन का निर्माण, ऑक्सिन्स का निर्माण और जो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर पूरा अंकुश रखने वाला एलिमेंट है वो जिंक खास करके छिड़काव के माध्यम से अगर देना है तो सेलेक्ट जिंक ईडीटीए 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर ड्रिप है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, उसके अंदर ड्रिप के माध्यम से अगर आप दे रहे हैं तो लिक्विड जिंक 39.5% वाला उसको आप वहाँ पे दे सकते हैं। 200 लीटर पानी में 1 लीटर लेके इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हो। जो भी जिंक की आवश्यकता है वो जिंक की आवश्यकता इसके माध्यम से पूरी हो जाएगी। यानी कि ये सारे जितने भी खाद मैंने बोले हैं, अगर पॉलीसल्फेट का एप्लीकेशन सॉइल एप्लीकेशन करना है और स्टैंडर्ड ऑर्चर्ड के अंदर यानी कि जो पुराने बगीचे हैं 10 साल से ऊपर के, उसके अंदर पॉलीसल्फेट का एप्लीकेशन 500 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से वहाँ पे हमें करना है। जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है वहाँ पे 50 ग्राम पर प्लांट और 5 साल से ज़्यादा हाई डेंसिटी प्लांटिंग है उसके अंदर भी हमें 50 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से वहाँ पे पॉलीसल्फेट का एप्लीकेशन करना है। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग वहाँ पे 500 ग्राम, और अगर कैल्शियम नाइट्रेट छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम, जो मैंने कहा कि इसके अंदर का क्षारता निर्देशांक कैल्शियम नाइट्रेट की तुलना में बहुत कम, ज़्यादा कैल्शियम की अवेलेबिलिटी करानी है कैल्शियम नाइट्रेट की तुलना में तो 12/6/22। उसी के साथ साथ कैल्शियम के साथ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की उपलब्धता करानी है तो 12/6/22। इस प्रकार अगर बैलेंस्ड फार्मूला अगर हम देखेंगे तो वो बैलेंस फार्मूला 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड इसका आएगा। तो उसका एप्लीकेशन हाई डेंसिटी प्लांटिंग में 25 ग्राम पर प्लांट और हाई डेंसिटी प्लांटिंग मोर देन 5 ईयर्स वाला जो है उसके अंदर भी 25 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से वहाँ पे हमें करने की आवश्यकता है। उसी के साथ साथ छिड़काव के माध्यम से जो टेक्लिफ मैंने बोला 31/11/11, इसका एप्लीकेशन 10 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके सारे बगीचों में करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश के साथ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की, विटामिन की तथा बायोस्टिमुलेंट्स के माध्यम से जो नेचुरली कैलामिटीज है उसके ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस या टॉलरेंस बढ़ाने के लिए ये खास करके ये ग्रेड काम में आएगी। और अगर ज़्यादा वातावरण के अंदर नाइट्रोजन की उपलब्धता हो रही है और फास्फोरस और पोटैश के लेवल्स हमारे पौधे के अंदर सही तरीके से नहीं जम रहे हैं तो वहाँ पे पिकवांट 04932 का प्रयोग 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पहले 20 दिन के भीतर वहाँ पे करिए। 2 बार एप्लीकेशन करके देखिए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस और पोटैश के रिजर्व आपको वहाँ पे मिलेंगे और आगे चल के ये बर्ड इनिशिएशन के लिए काम में आएंगे। और साथ में जिंक ईडीटीए 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके छिड़काव करिए। इस प्रकार से ये शेड्यूल खास करके आफ्टर हार्वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे बताया। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में इतनी बात रखना उचित है। अगर आपके कोई सवाल है तो वो सवाल आप यहाँ पे मुझसे तथा मेरे से ज़्यादा जानकारी रखने वाले आपके साथ में जुड़े हुए हैं हमारे मयंक भारद्वाज जी हैं उनसे, तथा हमारे शर्मा जी हैं उनसे भी आप ये सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। और
हमारे जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं फिरोज भाई है, उनके माध्यम से भी आप हमें यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे यहाँ पे सुनने के लिए और ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए फिर एक बार आप सभी किसान भाइयों का मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करूँगा, और सूरज जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी सवाल है वो सवाल आप यहाँ पे लें और उन सवालों का उचित प्रामाणिक उत्तर देने की कोशिश हम सभी लोग यहाँ पे करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और सवाल तो नहीं, मेरा यहाँ मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ बेसिकली सभी जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बड़ा आयोजन होने जा रहा है 6 नवंबर को। ये स्पेशली स्टोन फ्रूट्स के ऊपर रहेगा, नेशनल स्टोन फ्रूट कॉन्क्लेव। ये पहली बार नेशनल लेवल का आयोजन होने जा रहा है थानेदार कोटगढ़ में 6 नवंबर को। तो मेरा सभी से, जो भी हमारे बागवान भाई हैं जुड़े हुए हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि 6 नवंबर को आप लोग थानेदार जरूर पहुँचें। इस आयोजन में सिर्फ हिमाचल से नहीं, हिमाचल के बाहर से पूरे भारत से साइंटिस्ट और जो किसान लोग हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। आपका जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, आपके PAU से काफ़ी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और हमारे योनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश और हिमाचल गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी सहयोग है। तो इसमें जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं श्रीमान जगत नेगी जी, तो वो उस दिन वहाँ चीफ गेस्ट रहेंगे, और जो हमारे वहाँ के लोकल MLA हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है तो इस प्रोग्राम में आप आइए 6 नवंबर को, और आकर के खास करके स्टोन फ्रूट्स इसके ऊपर जानकारी लीजिए। आप सभी का वहाँ स्वागत है। GP सर हैं हमारे साथ, तो मैं उनसे एक प्रश्न मेरा है बेसिकली। सर, पॉलीसल्फेट और जो गोबर की खाद है, तो इसका क्या रिलेशन है आपस में, और हम इसका इस्तेमाल कैसे करें और कब करें और क्यों करें, उसका थोड़ा सा प्रकाश इसके ऊपर डालिए। धन्यवाद संजय सर का, उनको बहुत बहुत विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि अपने कीमती समय में आज आपने टाइम दिया। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि बेसिकली जो आने वाला समय दिसंबर का मंथ है, हार्वेस्ट के बाद जैसे ठंड स्टार्ट होती है तो हमारे जो फार्मर्स आती हैं बर्फ़ गिरने से पहले, तो समय नहीं मिल पाता, उससे पहले गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। और गोबर की खाद के अंदर देखें तो थोड़ा सा 1% नाइट्रोजन, 0.5%, आधा % आपका फॉस्फोरस और लगभग आधा % ही पोटास के अवेलेबल है। और दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक कार्बन। हम गोबर का जो इस्तेमाल करते हैं सॉइल हेल्थ के लिए, जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसके लिए। दूसरा, जिससे हमारा ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा सही रहे और जो जितने भी न्यूट्रिशन डाल रहे हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स दें। पॉलीसल्फेट में पोटास और सल्फर है, जैसे पोटेशियम ऑर्थोसल्फेट भी कह सकते हैं। यदि आप गोबर की खासा इस्तेमाल करते हैं, जो उसके अंदर नाइट्रोजन है, जो इस समय जो फार्मर इस्तेमाल करेंगे, और नाइट्रोजन हमेशा लीचिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा होती है या वायुमंडल में उड़ जाती है, तो पॉलीसल्फेट स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इसके साथ आप इस्तेमाल करते हैं गोबर के साथ में, तो आपका वो उसका जो अवेलेबिलिटी है वो शायद स्टोर रहे, उसकी लीचिंग लॉसिंग नहीं रहे, क्योंकि सल्फर पॉलीसल्फेट स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है और वो लीचिंग नहीं करेगा। जब लीचिंग नहीं करेगा, जब आपका फरवरी मार्च के अंदर सैप आएगा, जब पिंक बर्ड आएगा, तो उस समय उस प्लांट को नाइट्रोजन जरूर मिलेगा, और जब वो नाइट्रोजन एक साथ मिलेगा तो आपके फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो आपके केंचुए हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको कार्बन मिलेगा। और इसके साथ में क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है, जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में है, सल्फेट फॉर्म में है, पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म में, तो एक बेहतरीन न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिलने वाला है। तो लास्ट ईयर जहाँ भी हमने इस्तेमाल कराया था हिमाचल के अंदर, तो वहाँ बेहतरीन रिस्पॉन्स मिले थे कि उन्होंने जब मुझे फीडबैक दिया कि हमने जो गोबर के साथ पॉलीसल्फेट इस्तेमाल किया था, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो बर्ड निकली, जो फ्लावरिंग आई, जो फ्रूट सेटिंग हुई, बहुत बेहतरीन हुई, क्योंकि नाइट्रोजन का अवेलेबल बहुत अच्छा रहा।
और जितने भी हम नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन यूज करते हैं वो लीचिंग लॉसेस की संभावना बहुत रहती है। जो मुख्य हमारा प्रोडक्ट है कैल्शियम नाइट्रेट, उसके माध्यम से देते हैं। नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है, जैसा संजय सर बता रहे थे, कैल्शियम मूवमेंट नहीं करता, बहुत कम अवेलेबिलिटी है। तो इसके साथ जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बैलेंस के अनुपात में मिल रहा है, तो वहाँ बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये मुख्य कारण है कि बैंक के लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, आपको फीडबैक मिले जिससे उनको बेहतर रिस्पॉन्स मिले। तो यदि आप जब भी गोबर खाद डालें, चाहे वो आप कश्मीर से हैं, चाहे हिमाचल से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, जहाँ भी एप्पल लगता है, यदि आप दिसंबर के मंथ में यदि आप बर्फ गिरने से पहले यदि आप गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उसमें पॉलीसल्फेट मिला के मिक्स करते हैं, तो आप एक बेहतरीन सोल्यूशन ले सकते हैं अपनी सॉइल हेल्थ के लिए भी और प्लांट हेल्थ के लिए। तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें और बेहतर रिस्पॉन्स लें। जो लीचिंग लॉस हो रही है फर्टिलाइजर की, नाइट्रोजन की, आप उससे बच सकते हैं। धन्यवाद सर। एक माइक जी प्रश्न है। थोड़ा, माइक जी जी। मैं थोड़ा शुक्रिया ये जीपी शर्मा जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने पीछे भी देखा कि पिछले साल हमारे किसानों ने, जब हमारा वेबिनार हुआ था इसी टाइम पे, तो उनने काफ़ी, ग्रोवर ने तो उनने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि नहीं जी हमें आगे चल के, जो हमने फिर मार्च में देखा जो बर्ड फार्मेशन हो गई, जो हमारा फ्रूट सेटिंग हुआ, उसमें हमारी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई। तो एक चीज़ यहाँ पे जो गोबर की खाद है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फुली डिकम्पोज हो, जो पूरा उसमें डिकम्पोजिशन हो, वो सर ये बता दीजिए, जो हिमाचल में हमारा प्रैक्टिस जो चल रहा है, कश्मीर में ये प्रैक्टिस बहुत धीरे धीरे से अब आगे आ रहा है, तो जो वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है हिमाचल प्रदेश में, तो आप जीपी शर्मा जी एक बार फिर बोले कि क्या आपने देखने को मिला कि अब जो हमारा पॉलीसल्फेट और यहाँ पे जो हम गोबर की खाद डालते हैं। फिरोज, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम कश्मीर की बात करें, कुछ फार्मर ऑर्गेनिक मैन्योर लेते हैं, जो आपका कुछ जैसे प्लसमट कहते हैं, या बोन मील इस्तेमाल करते हैं, कुछ केंचुए खाद इस्तेमाल करते हैं। तो और कुछ फार्म हमारा जो पशुओं से बना हुआ गोबरी खाद है। मुख्य मुद्दा होता है, हम जो गोबरी खाद इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो फार्मर्स आती हैं वो कभी कभी कच्चा इस्तेमाल करते हैं, सड़ा हुआ नहीं होता। 6 महीना खुले में रख दिया और लेके सीधा उसको प्लांटों में डाल देते हैं। वही जो सड़ी नहीं होती वही नुकसानदायक होती है। वो रूट बोरर का कारण बनती है, वो रूट रॉट का कारण बनती है। और आप ऐसी गोबरी खाद डालते हैं तो वो अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलते, और जिससे नुकसान होता है हमारे प्लांट को भी और ज़मीन को भी। तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा, जो भी आप मैन्योर डाल रहे हैं वो सड़ी होनी चाहिए, गली हुई होनी चाहिए, जिससे आपका प्लांट को, जो जिसका आपका मकसद है ऑर्गेनिक कार्बन के लिए, आप उसका बेहतर रिस्पॉन्स ले सकें। तो उसका सबसे बड़ा तरीका, यदि आप पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, तो आप, या भेड़ रखते हैं, बकरी भी रखते हैं, तो एक गोबर को इकट्ठा करें, एक गड्ढा खोदें, उस गड्ढे के अंदर उस गोबर को आप डालें, और उसमें डीकम्पोजर जो आप डाल सकते हैं, डीकम्पोजर डालकर अच्छा हुआ सड़ा हुआ बना लें। और सड़ा हुआ सड़ाने के बाद आप जब उसके साथ पॉलीसल्फेट डालेंगे, मिक्स डालेंगे, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है, जो न्यूट्रिएंट है, वो उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जो जैसे हम हिमाचल के अंदर प्रैक्टिस करा दें, चाहे मैं आपकी पंजाब की बात करता हूँ, जहाँ सिट्रस लगता है, जो फार्मर सिट्रस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ दिन रोज जहाँ जो प्लांट बिल्कुल डैमेज हो रहे, फाटक थोड़ा की तरफ चले गए थे, रूट डैमेज हो गई थी, और जहाँ उन्होंने गोबर के साथ में पॉलीसल्फेट का इस्तेमाल किया है, वो प्लांट रिकवरी की तरफ है। तो ये बड़ा चैलेंज था फाटक सिट्रस के अंदर में। प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो हमें उन प्लांटों को रिकवरी करने का भी मौका मिला है। उसमें पैकासेट का बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल की सॉइल लो पीएच फर्टिलाइजर है, तो इसलिए वहाँ पैकासेट रिकमेंड नहीं करते। तो वहाँ पर हाई पीक 02444 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और पॉलीसल्फेट, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बेहतर रिस्पॉन्स ले सकते हैं। मेरा यही है कि आप कच्ची गोबरी खाद न डालें, पकी हुई सड़ी हुई डालें, या मैन्योर इस्तेमाल कर रहे हैं, या प्लसमेट का है, या वर्मी कंपोस्ट है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ भी पॉलीसल्फेट डाल सकते हैं, आप उसका भी बेहतर रिस्पॉन्स ले सकते हैं। कि कोई भी खाद बिना ऑर्गेनिक कार्बन के रिस्पॉन्स नहीं देती, और ऑर्गेनिक कार्बन जो बैक्टीरिया होते हैं उनका एक भोजन होता है, जिससे हमारी सॉइल के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं और वो प्लांट को मिलते रहते हैं। तो अब जितना हो सके सड़ी हुई खाद डालें और पॉलीसल्फेट के साथ मिला कर डालें, क्योंकि अभी कुछ फार्मर जब 12-32 का इस्तेमाल करते हैं, या कश्मीर में डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तो जब लो टेम्परेचर चला जाता है, जब सॉइल का लो टेम्परेचर चला जाए, कोई भी न्यूट्रिशन प्लांट अपटेक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर में लीफ नहीं है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो नहीं, पानी वाटर उड़ नहीं रहा, तो कोई भी न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होगा। तो हमें ऐसे खाद डालने की आवश्यकता है जो जिनका लॉसेस ना हो,
जमीन के अंदर लीच ना हो पानी के माध्यम से। जब भी बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, जब बर्फ पड़ती है उसमें पानी की मात्रा भी रहती है, जब वो पिघलती है तो पानी के साथ में आपके न्यूट्रिशन सॉइल के नीचे चले जाते हैं, जिससे लॉसेस बहुत होते हैं। तो हमें ऐसे खाद डालने चाहिए जो लॉसेस न रहें, और वो खाद है पॉलीसल्फेट। और पॉलीसल्फेट का कोई भी न्यूट्रिशन लीचिंग लॉसेस नहीं करता। जो आप नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसका भी वो रोकता है। सल्फर जो डाल रहे हैं आप, जो पॉलीसल्फेट में सल्फर है या पोटास है, और नाइट्रोजन जो किसी फर्टिलाइजर के माध्यम से दे रहे हैं, डीएपी के माध्यम से, बारबतसुल के माध्यम से, 15-15 के माध्यम से, तो उसको भी ये अच्छा रिस्पॉन्स दिलाता है। जो मेरे जो अनुभव रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत बहुत लोगों के फीडबैक आते रहते हैं, हम शेयर करते रहते हैं। कल मैं अबोर में था तो उन्होंने भी मुझे फीडबैक दिए, और जो आगे भी डालेंगे। तो आपका फीडबैक हम हौसला देता है, जिससे हम अन्य फार्मरों को बताते हैं जो आपके रिस्पॉन्स हैं, जो रिकवरी आ रही है प्लांटों में, जो आप प्लांट डैमेज हो चुके थे हम उनको भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस से, आपके सहयोग से। धन्यवाद सर। रमेश जी। एक प्रश्न है, अपने रसिक नायको जी हैं, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या हम पॉलीसल्फेट वर्मी कंपोस्ट के साथ डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। बड़ी कंपोस्ट केंचुए की खाद है। आपके पास गोबर है, सड़ा हुआ गोबर है, और उसमें आपने केंचुए डाले हैं, उसमें मल्टीप्लाई किया है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे आपको। एक और प्रश्न है इन्हीं का। जी सर, ये रेशियो बता रहे क्या, कितना डाले पॉलीसल्फेट और वर्मी कंपोस्ट क्या डाले पर प्लांट के? रेशियो कितना डालें? रेशो का मतलब है आपका प्लांट कितना है, आपका प्लांट की जो कैनोपी है कितनी बड़ी है, कितने साल का प्लांट है। यदि आपका फ्रूट के पर डिपेंड करता है आपने फर्टिलाइजर कितना डालना है। और यदि नॉर्मल की बात करें, यदि आपका 20 साल का प्लांट है तो मिनिमम कम से कम 1 kg कम से कम। और यदि आपका लगता है कि प्लांट अच्छा फ्रूट देता है तो 2 किलो तक जा सकते हैं। लेकिन मैं सजेशन दूंगा एक बार अब डालें, फिर आपका फरवरी मार्च में डालें जब भी आपकी फ्लावरिंग आती है उससे पहले। और फिर जब आपका फ्रूट सेट हो जाता है और थोड़ा सा मटर के दाने से नींबू जैसा हो जाता है, इस समय उस समय डालेंगे। तो डिवाइड करके आप न्यूट्रिशन देंगे तो आपका उसका अपटेक बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं आप, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं, चाहे 12-6 डाल रहे हैं, चाहे पॉलीसल्फेट डाल रहे हैं, या हम धीरे धीरे डालते हैं, डोज स्प्लिट करके डालते हैं, तो उसके बेहतर रिस्पॉन्स मिलते हैं। संजय सर, एक प्रश्न है इनका कि बड फॉर्मेशन के लिए ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में बेस्ट न्यूट्रिशन स्प्रे क्या है? आपकी वॉइस देखिए, बड फॉर्मेशन अगर हमें सही तरीके से अच्छे प्रकार से लेना है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फास्फोरस और पोटैश के लेवल। वो फास्फोरस और पोटैश के लेवल बड इनिशिएट करने वाले जो ब्रांच है उसके अंदर अगर सही तरीके से होगा तो बड इनिशिएशन वहाँ पे सही तरीके से होगा। इसलिए मेजर न्यूट्रिएंट्स के अंदर फास्फोरस और पोटैश, उसी के साथ साथ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर खास करके कैल्शियम की आवश्यकता, और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जिंक और बोरॉन। ये सारे न्यूट्रिएंट अगर आप इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट आप सही तरीके से वहाँ पे मैनेज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से बड इनिशिएट आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया टेकलीफ 31-11-11, इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटैश और साथ में फास्फोरस और साथ ही साथ सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसके अंदर मिल रहे हैं। और यही कारण है कि इसका एक स्प्रे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्प्रे अगर आप लेते हो तो एनपीके आपको सही तरीके से वहाँ पे अवेलेबल होगा, और ये आगे चल के बड इनिशिएशन पे ज़्यादा असर करेगा। और उसी के साथ साथ जिंक का एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिंक के बगैर सही तरीके से बड विकसित होगा ये 100% हम नहीं बोल सकते। इसलिए जो भी हार्मोनल बैलेंसेस है वो हार्मोनल बैलेंसेस सही तरीके से बनेंगे तब जाके बड इनिशिएट होगा। और इसलिए जिंक का एप्लीकेशन इस दौरान हमें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके जिंक का एप्लीकेशन वहाँ पे करें। और अगर ज़्यादा वातावरण में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी हो रही है इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, पहले इनिशियल 20 दिन के भीतर, तो वहाँ पे हमें ये ज़्यादा नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को रोक के
फास्फोरस और पोटैश के लेवल अगर बढ़ाना है तो इसमें पीकवांट 04932 का छिड़काव का 5 ग्राम से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके अगर करते हैं तो वो अच्छे तरह से बड इनिशिएट करने के लिए हमें फायदा होगा। यानी कि 1 से 2 छिड़काव 31-11-11 के, उसके साथ में 1 से 2 छिड़काव जिंक के, और उसी के साथ साथ अगर ज़्यादा नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी हो रही है वातावरण से तो वहाँ पे 04932 का प्रयोग वहाँ पे करें और अच्छा बड इनिशिएशन करने में ये छिड़काव आपको ज़्यादा मदद करेंगे। सर यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। बेसिकली इस साल की जो कंडीशंस हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट मींस शिमला डिस्ट्रिक्ट में आफ्टर रेनफॉल अर्ली लीफ फॉल हो गया है, तो मैक्सिमम ऑर्चर्ड्स में इस समय पत्तियां गिर गई हैं, और पत्तियां जल्दी गिरने से एक समस्या पैदा हुई है कि उसमें फिर से बड ब्रस्ट स्टार्ट हो गया है और फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अभी इस समय काफ़ी बगीचों में नई फ्लावरिंग देखने को मिल रही है, नई पत्तियां निकल आई हैं। मेरा सभी बागवान भाइयों से अनुरोध है कि जिन बगीचों में भी 60-70% पत्तियां गिर चुकी हैं तो वहाँ हाई नाइट्रोजन ग्रेड या किसी सॉइल एप्लीकेशन में आप उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हाई नाइट्रोजन जैसे ही जा रहा है देन वो नई पत्तियां फिर से निकल रही हैं और वहाँ फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट ईयर का जो बड है वो अभी हमारा बर्स्ट हुआ है, तो उससे नेक्स्ट ईयर के क्रॉप में कुछ ना कुछ अपने को जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बीमा अभी फट गया तो वो नेक्स्ट ईयर फिर वो किसी काम का हमारे नहीं रहेगा। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम फूड स्टोरेज की बात करते हैं कि हमने सिस्टम में फूड को स्टोर करवाना है, तो आप जितना लेट स्प्रे करेंगे, अगर मैं इसमें बोलूं कि दिन का तापमान जब 20 डिग्री से कम रहना शुरू हो जाए तब आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं नाइट्रोजन वाले, और सॉइल एप्लीकेशन भी आप नाइट्रेट नाइट्रोजन का कर सकते हैं। जब तक टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है तो तब तक आप इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये देखने में आया है जिन लोगों ने भी जहाँ पत्तियां नहीं थी नाइट्रोजन अप्लाई किया है वहाँ नया बड ब्रस्ट स्टार्ट हुआ है और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमारा नेक्स्ट ईयर का बड ना खराब हो, नुकसान कम से कम हो, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हैं, तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ को अल्टरेशन करना पड़ेगा, एक अपने हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। बस मेरा सर यही इसमें है। हमारे रुपेश नेगी जी हैं, ये बेसिकली रिकांगपिओ किन्नौर से हैं सर। तो ये फर्टीफ्लो का ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में क्या अल्टरनेट हो सकता है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। देखिए, जब कभी भी कैल्शियम फर्टीफ्लो, जैसे कि मैंने कहा 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आ रहे हैं, उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कैल्शियम। और ये कैल्शियम अगर आपको फर्टीफ्लो के माध्यम से नहीं देना है तो जो भी कैल्शियम लिक्विड कैल्शियम है उस लिक्विड कैल्शियम का उपयोग आप वहाँ पे कर सकते हो। और ये लिक्विड कैल्शियम 200 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर उसको घोल के उसका एप्लीकेशन आइदर ड्रिप के थ्रू या ड्रेंचिंग के थ्रू वहाँ पे दे सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना है तो जो पॉलीसल्फेट का एप्लीकेशन है उस पॉलीसल्फेट के एप्लीकेशन के माध्यम से आपको वहाँ पे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम तथा सल्फर और पोटैश, ये सारे न्यूट्रिएंट वहाँ पे मिल रहे हैं। उसके साथ में अगर कोई भी आप डीएपी जैसा कोई खाद उसके साथ में अगर आप देते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ में पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे न्यूट्रिएंट वहाँ पे मिलेंगे। इसलिए ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड जहाँ पे है पॉलीसल्फेट के साथ में मैं ये कहूँगा कि अगर फर्टीफ्लो आपको यूज़ नहीं करना है तो उसके साथ में थोड़ा सा डीएपी का प्रयोग वहाँ पे करें। और अगर फर्टीफ्लो का उपयोग करना है तो 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड का वहाँ पे प्रयोग। सर डीएपी हिमाचल में अवेलेबल नहीं होता है, यहाँ वो यूज में नहीं है सर। तो 12-32-16 का प्रयोग आप कर सकते हो। अगर 12-32-16 मिलता है या 10-26-26 मिलता है तो उसका उपयोग आप वहाँ पे कर सकते हो। 1:1 प्रोपोर्शन। जी सर। अपने लोन मुस्ताक जी हैं सर, तो वो पूछ रहे हैं कि कैन वी मिक्स पॉलीसल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, इफ यस देन व्हाट विल बी द रेशियो।
देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अगर आप करेंगे तो नाइट्रेट नाइट्रोजन इमीडिएटली वहाँ पे अवेलेबल होगा। कैल्शियम, उसके अंदर का जो कैल्शियम है वो कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ में कंपैटिबल नहीं है, इसलिए बेटर है कि आप पॉलीसल्फेट के अंदर का जो कैल्शियम है वो कैल्शियम वहाँ पे यूज़ करें, और उसके माध्यम से आपको ज़्यादा कैल्शियम की अवेलेबिलिटी वहाँ पे होगी, और ये कैल्शियम बाकी सारे न्यूट्रिएंट के साथ में कंपैटिबल है। फिर भी अगर आपको पॉलीसल्फेट के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करना ही है, तो उस समय मैं इतना ही कहूँगा कि हमने स्टैंडर्ड ऑर्चर्ड्स के अंदर 500 ग्राम पॉलीसल्फेट बोला है, बराबर, और उसी के साथ साथ 500 ग्राम हमने कैल्शियम नाइट्रेट बोला है, यानी कि 1:1 प्रोपोर्शन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मैं बागवान भाइयों को बता दूं, बेसिकली जो प्लांट का जो एज है वो बहुत डिफर रहता है। यानी मैच्योर प्लांट अगर हम देखें तो 10-11 साल से फ्रूटिंग स्टार्ट होती है अपने ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में, और किसी किसी ऑर्चर्ड में जो 50-60 साल तक के प्लांट्स भी हैं। तो एज पर प्लांट कैनोपी, प्लांट अगर बड़ा है तो आप रेशियो बढ़ा भी सकते हैं। मिनिमम 500 ग्राम से लेकर के आप 1 kg तक अभी जा सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट में। ये डिपेंड करेगा प्लांट कैनोपी के ऊपर। अगर प्लांट आपका 35 साल 40 साल का है तो आप 1 kg तक भी जा सकते हैं एज पर प्लांट रेशियो, प्लांट जो कैनोपी है उसके साइज के हिसाब से। हमारे सर एक फार्मर हैं बलिराम नेगी जी, तो उन्होंने पूछा है कि 4932 ने इस साल काम क्यों नहीं किया। तो मैं नेगी साहब आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। बेसिकली हम ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी एरियो में 4932 हुआ है जो हमारा पीक वांट है, और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स उसके देखने को मिले हैं। बट इस साल जो वेदर कंडीशन है वो बहुत विपरीत रही हैं। बहुत लंबे समय तक क्लाउडी वेदर रहा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहा है, तो डिजीज प्रेशर बहुत ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लांट जो है वो स्ट्रेस में काफ़ी रहे हैं इस साल। तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन होती है कि प्लांट जब स्ट्रेस में हो, चाहे वो ड्रॉट की वजह से हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से हो, यानी कि लगातार बारिशें हो रही हैं, धूप कम निकल रही है, जब भी इस तरह की कंडीशन होती है कि जब लगातार बारिशें हो, धूप कम निकलती है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में बहुत स्लो रहता है, बहुत कम होता है। तो जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं या जो भी हम सॉइल में डाल रहे हैं, उसका अपटेक और पेनिट्रेशन, ये बिकॉज फोटोसिंथेसिस के साथ ही ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज प्लांट के अंदर रन करती हैं। तो कहीं ना कहीं उसका कारण इस बार ये रहा है कि इस साल विपरीत परिस्थितियां हमारे साथ ज्यादा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जहां भी हमने अपने पीक वांट और ये जो भी आईसेल के प्रोडक्ट्स हुए हैं, तो रेस्पॉन्सेस काफी अच्छे हैं। इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जो सनशाइन आवर्स और फोटोसिंथेसिस के जो आवर्स है उसके ऊपर से अपटेक या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी मेजरली इन्फ्लुएंस करते रहती है। अगर इस साल आपको फोटोसिंथेसिस के आवर्स जब भी छिड़काव 04932 का किया होगा उसके बाद में या उससे पहले, अगर आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए लगने वाले जितने भी आवर्स है, सनशाइन आवर्स, वो अगर वहाँ पे नहीं आ रहे होंगे, नहीं मिल रहे होंगे, तो उसके कारण भी आपको इनमें के न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी थोड़ा फार वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। संदीप शर्मा जी है सर, पॉलीसल्फेट प्लस यूरिया बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन है, तो क्या हम देखिए, इसके साथ जा सकते हैं? पॉलीसल्फेट और यूरिया, पॉलीसल्फेट किसी भी खाद के साथ में आप मिला के दे सकते हो, बट यूरिया के अंदर का जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन अमाइड स्वरूप में होता है, और उसी के साथ साथ इस यूरिया का जो क्षारता निर्देशांक है वो लगभग हमें 69 से लेके 74 तक क्षारता निर्देशांक होता है। जब भी जमीन के अंदर यूरिया का एप्लीकेशन करते हैं तो लोकलाइज पीएच जो है पौधे के पास में के जमीन का, वहाँ पे लोकलाइज पीएच वहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई देता है, और जब भी पीएच बढ़ता है तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वहाँ पे सही तरीके से होती नहीं है, और यूरिया के माध्यम से जो भी नाइट्रोजन दे रहे हैं उसकी एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25%, और इसी के कारण 25% फायदा 75% नुकसान,
यानी कि यही कारण है कि जो भी अमाइड स्वरूप वाला नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जमीन में से दे के जमीन की जो पीएच वैल्यू है वो ना बढ़ा के और जमीन के ऊपर जो इसके क्षारता निर्देशांक के कारण जो भी क्षारों का प्रमाण हम बढ़ा रहे हैं वो क्षारों का प्रमाण ना बढ़ाएं। उसके अलावा बाकी जो भी नाइट्रोजन के लिए अमोनिकल स्वरूप वाला नाइट्रोजन अगर आप देते हैं, नाइट्रेट स्वरूप वाला नाइट्रोजन आप देते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा यूरिया की तुलना में। तो अभी तकरीबन हमारे सभी सवाल हो गए हैं सर, और काफी अच्छी जानकारी सर आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जो हमारे बागवान भाई हैं वो आज के इस सेमिनार से संतुष्ट रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ प्रश्न आप लोगों के हैं तो आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं, और मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9111551356 ये मेरा नंबर है, और अपने जो फिरोज भाई हैं जम्मू कश्मीर से उनका भी नंबर आप नोट कर सकते हैं, उनके नाम के आगे वो फ्लैश हो रहा है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं फिरोज भाई से बोलूंगा कि एक बार नंबर बोल देंगे आप। अभी क्या है बैंक, अभी सही समय है जो हमारे किसान साथी बागवान साथी सॉइल टेस्टिंग कराना चाहते हैं, तो आपका ये सही राइट समय है कि अभी अब सॉइल सैंपल लें और आईसीएल की जो लैब है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आप वहाँ पर जमा करा दें तो आपको हम सॉइल रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। अब सॉइल रिपोर्ट आप व्हाट्सएप पे भी आ सकती है, मेल पे भी आ सकती है, तो जहाँ भी हमारा नेटवर्क है, जहाँ भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनको सॉइल सैंपल देते हैं, आप पूरा डाटा दें उसमें, और आपका जो पहचान है, ये भी जो भी आप करना चाहते हैं वो जरूर लिखें, जिससे और उस पर पर्ची पंच जरूर करें कि ये मेरा ये है, जिससे सही आपको रिपोर्ट मिल सके। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट ईयर के लिए आप जो तैयारी करनी है, इस अभी सॉइल सैंपल जरूर कराएं, जिससे आपको नेक्स्ट फसल के लिए सही रिकमेंडेशन, सही खाद, सही प्रोडक्शन ले सकें। सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी ऑन है, तो इसके लिए आप सैंपल्स जो भी हमारे नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास आप बात कर सकते हैं। प्रति सैंपल जो खर्च है वो 500 रुपये है, और ये भी खर्च बेसिकली जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो उसका है, बाकी तो टेस्टिंग हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें तकरीबन सभी पैरामीटर्स हम लोग जांच करके दे रहे हैं आपको। एनपीके, आपका जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, आपका सॉयल पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, और बहुत सारे जो आपस में जो न्यूट्रिएंट के रेशियो हैं वो सभी टेस्ट करके हम लोग आप लोगों को देते हैं। तो आप जो भी चाहते हैं टेस्टिंग कराना वो करवा सकते हैं। ये पंकज शर्मा जी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा उसको डालिए। सूरज, पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं, इज इट सेफ एंड गुड टू यूज यूरिया विद पॉलीसल्फेट? सर, पॉलीसल्फेट का प्रयोग आप सारे खादों के साथ में कर सकते हैं, इसके लिए वो आप पॉलीसल्फेट के साथ में यूरिया का एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है संजय जी, मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूँगा कि हमारे जो कुछ साथी होते हैं और या कुछ फार्मर कहते हैं कि पॉलीसल्फेट को 15-15, 16-16, 12-32-16 डीएपी के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो किसान साथियों, बागवान साथियों, मैं आपसे श्योर करना चाहता हूँ, आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ कहा जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस एक साथ नहीं जा सकता, लेकिन आप इसका जो कैल्शियम है सल्फेट फॉर्म में है, और आप जो फॉस्फोरस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो 12-32 के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं, 15-15 के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे 16-16 के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं, या डीएपी के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये उसके साथ कंप्यूटर मिलेगा, मिक्स होगा और आपका बेहतर रिस्पॉन्स देगा। और जो भांतियाँ हैं जो आपको डराते हैं, आप उनसे दूर रहें और उनकी न माने। जो आईसीएल आपको बोल रहा है, आप उसको चलें कि हमने जितने भी टेस्ट किए हैं, हमारे जो पॉलीसल्फेट का जो लीफलेट है, आप उसके अंदर हमने 15-15 के साथ हर प्रोडक्ट के साथ इसका इस्तेमाल किया है। सर आपकी आवाज बंद हो गई है। ओके, सॉरी। जो आप कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं उसके साथ आप 12-32 डालें, 15-15 नहीं डालें,
आप डीएपी नहीं डालें, जैसे कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ वो कैल्शियम रिएक्शन करता है, उसके साथ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन पॉलीसल्फेट का कैल्शियम किसी भी फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर रिस्पॉन्स मिलेंगे। जो मिसगाइड करते हैं, आप उनसे मिसगाइड ना हो। इसमें एक बात मैं और करना चाहूँगा कि इसमें का सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि पोटैश सल्फर के साथ में रिएक्ट नहीं होता है। इसमें का सल्फर जिंक के साथ में रिएक्ट नहीं होता है, मैंगनीज के साथ में रिएक्ट नहीं होता है, फेरस के साथ में रिएक्ट नहीं होता है। यानी कि इसकी कंपैटिबिलिटी चारों के चारों न्यूट्रिएंट की बाकी अन्य सारे न्यूट्रिएंट के साथ में होती है। और यही कारण है कि ये खाद सारे खादों के साथ में मिला सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है इसका न्यूट्रल पीएच। और ये न्यूट्रल पीएच होने के कारण इसमें के चारों न्यूट्रिएंट आपको सारे अन्य अन्न द्रव्यों के साथ में, भले ही वो जमीन के अंदर हो या फिर खाद के अंदर हो, उसके साथ में हमें ये सुसंगत यानी कि कंपैटिबल होते हैं। और इसी के कारण इसकी इफिशिएंसी जो मैंने दिखाई आपको 90% होने का कारण यही है। दूसरा एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है यूरू भाई ने कि ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड के अंदर कौन सा छिड़काव हम करें। अगर सही वातावरण है तो मैं कहूँगा कि 31-11-11 का कम से कम एक छिड़काव, ज़्यादा से ज़्यादा 2 छिड़काव। और उसके साथ में जो चिलेटेड जिंक है अलग से, वहाँ पे हमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके अलग से उसके 1 या 2, कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 छिड़काव करें। और अगर नॉर्मल वेदर नहीं है, ज़्यादा नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी वहाँ पे हो रही है, तो 049-32 का छिड़काव करें, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2। और वो छिड़काव करते समय 7 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके छिड़काव करें। और साथ में उसके बाद में जिंक एप्लीकेशन आप वहाँ पे 1 ग्राम से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके करें। इससे आपका सही मायने में बड फॉर्मेशन सही तरीके से होगा। और पॉलीसल्फेट का मस्टर्ड के अंदर एप्लीकेशन जो होगा वो मिनिमम 50 किलो प्रति एकड़ या मैक्सिमम 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बेसल एप्लीकेशन में मस्टर्ड के अंदर करना है। और एक सवाल जो बहुत बढ़िया लगा मुझे, जो एक शर्मा जी ने पूछा है कि अगर लास्ट ईयर जैसी परिस्थितियां इस साल भी रहेंगी तो क्या करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, जब कभी भी पौधा ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे वानस्पतिक वृद्धि करना है या मुझे उत्पादनक्षम वृद्धि की तरफ जाना है, अब ये कंफ्यूजन में जब भी पौधा रहता है तब कंफ्यूजन में होने के बाद में सबसे ज़्यादा असर जो होता है कि जिब्रेलिक एसिड का निर्माण ज़्यादा करना है या साइटोकाइनिन का निर्माण ज़्यादा करना है। अब इस कंफ्यूजन से अगर हमने उसको निकालने में मदद की तो उस पौधे का जो नेचुरल ग्रोथ है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करने के लिए मदद होगी। और ये नेचुरल ग्रोथ जो है वो नेचुरल या एज के हिसाब से उसकी सही वृद्धि अगर करानी है तो खास करके पोटैश के लेवल और जिंक के लेवल हमें वहाँ पे सही तरीके से बना के रखने की आवश्यकता है। जैसे ही पोटैश के लेवल कम हो जाएंगे, नाइट्रोजन के लेवल बढ़ जाएंगे, वहाँ पे पौधा कंफ्यूजन में जाएगा कि मुझे वानस्पतिक वृद्धि करनी है। जहाँ पे भी पोटैश के लेवल हम ऊपर रखेंगे, नाइट्रोजन के लेवल हम कम करेंगे, वहाँ पे पौधा डिसाइड करेगा कि नहीं मुझे उत्पादनक्षम वृद्धि की तरफ जाना है। उसी के साथ साथ जब कभी भी वातावरण में जिंक की अवेलेबिलिटी या जिंक की अवेलेबिलिटी वहाँ पे खास करके नहीं हो रही है, इन परिस्थितियों में जो भी हार्मोनल बैलेंस है, यानी कि जिब्रेलिक एसिड का निर्माण करना है या साइटोकाइनिन का निर्माण करना है या ऑक्सिन्स का निर्माण करना है, ये सारा कुछ डिसाइड करता है ये जिंक। और उसके साथ में थोड़ा सा उसको हेल्प करता है बोरॉन। तो ये जिंक और बोरॉन की एप्लीकेशंस आपको वहाँ पे समय समय पे करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी के साथ साथ अगर आपके पास में कोई भी बायोस्टिमुलेंट्स है, उसमें खास करके आपके पास में अगर सीवीड है, जो ब्राउन सीवीड है, उसका एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो जो भी वातावरण की विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है
या अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसको सही तरीके से बैलेंस करने में मदद करेगा। इसलिए इन 3 चीजों को खास करके ध्यान में रखना है। पहला तो N/K रेशियो, उसी के साथ साथ दूसरा जो है वो हमें जिंक की अवेलेबिलिटी, और तीसरा जो है जो वातावरण की विपरीत परिस्थितियां उनसे लड़ने के लिए एस्कोफाइलम नोडुसम या ब्राउन सीवीड का प्रयोग वहां पे करें। जो भी वातावरण की विपरीत परिस्थितियां हैं उससे लड़ने की क्षमता वहां पे सही तरीके से बढ़ेगी। और सबसे पहली बात जो मैंने कही, N/K रेशियो बैलेंस रखिए। जहां पे भी नाइट्रोजन लेवल बढ़ रही है वहां पे तुरंत 04932 का 7 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी लेके छिड़काव करिए। नाइट्रोजन लेवल अपने आप वहां पे कम हो जाएगी और पोटैश लेवल वहां पे बढ़ेगी। इसलिए मिनिमम 1 किलो नाइट्रोजन अगर इनिशियल अवस्था में आप दे रहे हैं तो 3 किलो पोटैश जाना चाहिए। और जब भी बड इनिशिएट होता है उसके बाद में 1 किलो नाइट्रोजन अगर हम दे रहे हैं तो 6 किलो पोटैश वहां पे देने की आवश्यकता है। यानी कि नाइट्रोजन हमेशा नीचे रहना चाहिए और पोटैश हमेशा ऊपर रहना चाहिए। और अगर वातावरण से नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो रही है तो उस समय हमें उसको कंट्रोल करने की क्षमता या छिड़काव के माध्यम से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। 04932 या पीक्वांट का छिड़काव करके, और साथ ही साथ हार्मोनल बैलेंस सही तरीके से बनाने के लिए जिंक का एप्लीकेशन, और जिंक के साथ में अगर आप बोरॉन का एप्लीकेशन करते हैं तो वो ज्यादा उचित रहेगा। बट जैसे कि मैंने कहा, बोरॉन छिड़काव के माध्यम से इमोबाइल है और जमीन के अंदर से मोबाइल है, इसलिए बोरॉन का एप्लीकेशन जमीन के अंदर से करेंगे और जिंक का एप्लीकेशन आप छिड़काव के माध्यम से करेंगे तो वो ज्यादा बेटर आपको रहेगा। अगले साल अगर यही परिस्थितियां आपको दिखती है तो इन चीजों का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद सर। लगभग सभी प्रश्नों का हमने यहाँ ले लिया है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगर फिर भी किसी का कोई प्रश्न रह गया है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मेरा नंबर, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर से हैं तो हमारे फिरोज शाह जी हैं, तो इनका नंबर आप, इनकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं फिरोज जी से कहूंगा एक बार नंबर आप बोल भी दें तो आप इनका नंबर नोट कर सकते हैं। सभी ये जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए जो मेरा नंबर है 9596385088। और हमने अभी 5-6 दिनों से सॉइल टेस्टिंग का यहाँ पे एक अभियान चलाया हुआ है। जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो डीलर वहाँ पे है, तो वहाँ पे आप अपना नाम वहाँ पे लिख के कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम आपके पास आएंगे। हमारे पास जो हमारे फील्ड एग्रोनॉमिस्ट है या मैं भी आ जाऊँगा, तो वहाँ पे हम सॉइल आपका सैंपल लेके जो हमारा ICL पुणे की लैब में वो भेज के वो इसका आप सारा जो है सारे पैरामीटर्स, जो 17 पैरामीटर्स है, वो हम आपको बता देंगे। शुक्रिया सर। नॉट ओनली 17 पैरामीटर, जो कैल्शियम मैग्नीशियम रेशियो है, जो पोटैश मैग्नीशियम रेशियो है, जो जिंक और मैग्नीज रेशियो है, ये सारे रेशियोज खास करके आज पूरे इंडिया के अंदर और कोई भी लैब आपको नहीं देती है। वो सारे रेशियोज भी हम वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो जो भी न्यूट्रिएंट शेड्यूल है वो शेड्यूल डे वाइज शेड्यूल बनाने में भी हम आपको मदद करेंगे सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से। बहुत तो जो भी बागवान भाई चाहते हैं अपने यहाँ की मिट्टी टेस्ट करवाना, बागवान भाई नहीं, जो भी ये सुन रहे हैं, जिस फसल को भी उगाते हैं, अगर वो मिट्टी टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो ICL से करवा सकते हैं। हमारे जो नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उनके यहाँ अपना सैंपल ड्रॉप करिए, हमारा नंबर आपके पास है, आप हमें कॉल करिए तो हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। इसी के साथ मैं संजय सर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, आप लोग यहाँ पहुंचे सर और एक महत्वपूर्ण जानकारी है साझा की। GP सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे। एक प्रश्न है इसमें कि सॉइल टेस्टिंग का प्रोसीजर एक्सप्लेन करिए कि सॉइल टेस्टिंग का प्रोसीजर जम्मू कश्मीर में क्या है। तो जम्मू कश्मीर में या कोई भी है, अभी फिरोज साहब ने जैसे बताया कि आप लोग जो भी है, फिरोज साहब का नंबर आप ले लें तो फ़ोन पे डिटेल में इनसे चर्चा कर लें इसके बारे में, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। पंकज शर्मा जी हैं, GP सर, मयंक सर, रोडू में कब आ रहे हो? तो रोडू, पंकज जी, रोडू में कल ही आ रहा हूँ।
तो कल ही आपसे मुलाकात होगी, निश्चिंत रहिए। माता रानी के दर्शन भी करेंगे और आपसे मुलाकात भी करेंगे। जीपी सर बहुत जल्दी आएंगे, जैसे ही उनका प्रोग्राम होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पुनः एक बार फिर मैं सभी बागवान भाइयों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ इस लाइव वेबिनार में जुड़े। और एक बार फिर मैं इनविटेशन भी देता हूं कि 6 नवंबर को आप लोग जरूर थानेदार पहुंचिए स्टोन फ्रूट कॉन्क्लेव में और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, जो भी जानकारी वहां शेयर होगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। शुक्रिया संजय सर, शुक्रिया जीपी जी, शुक्रिया मानिक जी। थैंक यू फिरोज भाई। शुक्रिया सभी किसान भाइयों का जो सुनने